हेलो, वेलकम टू मीमांसा क्लासेस। आप जैसा कि थंबनेल में देख पा रहे हैं, इकोनॉमी स्पेशल एक बैच हमने चालू किया है और इस बैच में हमारा प्रयास रहेगा कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे वो एक दिवसीय परीक्षा हो, स्टेट पीसीएस या आईएएस जैसी परीक्षा हो, उनमें इकोनॉमी के जो जो टॉपिक शामिल होते हैं उन सभी टॉपिक्स को हमने इस इकोनॉमी स्पेशल बैच में कवर करने का प्रयास किया है। तो आइए इसी के तहत हमारी पहली क्लास चालू करते हैं। और आज की क्लास जो हमारी रहेगी, आज का सेशन जो हमारा रहेगा वो रहेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का परिचय, उसकी स्थापना के बारे में आज की क्लास में हम देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कौन कौन से प्रमुख कार्य किए जाते हैं। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें रिजर्व बैंक की स्थापना के बारे में, रिजर्व बैंक के परिचय के बारे में। तो रिजर्व बैंक की जो स्थापना होती है वो हिल्टन यंग नाम की एक कमेटी होती है और इस कमेटी की सिफारिशों के आधार पर 1935 में 1935 में एक निजी बैंक के रूप में, यहां विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि रिजर्व बैंक की जब स्थापना होती है तब वह एक निजी बैंक था, तो निजी बैंक के रूप में 1935 में इसकी स्थापना हो जाती है। शुरुआती पूंजी की बात करें तो 5 करोड़ रुपए की शुरुआती पूंजी के साथ इसकी स्थापना होती है। बात करें इसके स्वामित्व की तो ऑनरशिप जो है या स्वामित्व जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वो केंद्र सरकार के पास में सुरक्षित है। आगे चलकर 1949 में 1949 में जो निजी बैंक के रूप में 1935 में आरबीआई स्थापित हुआ था उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो ये एक ब्रीफ परिचय, ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने आरबीआई के बारे में प्राप्त किया। अब आगे चलते हैं और आरबीआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में हम बात करेंगे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आरबीआई का वह संचालन मंडल होता है जो इसकी गतिविधियों को क्या करता है, संचालित करता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन कौन व्यक्ति शामिल होते हैं, कैसे इसका गठन होता है, आइए इसको देखते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की यदि हम बात करें तो आरबीआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में दो प्रकार के सदस्य हमें देखने को मिलते हैं। एक प्रकार के सदस्य हैं पदेन सदस्य। पदेन सदस्य ऐसे सदस्य होते हैं जो अपने पद के कारण क्या होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हिस्सा होते हैं। ऐसे कौन कौन से सदस्य होते हैं जो पद के कारण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हिस्सा होते हैं? उनमें है रिजर्व बैंक के गवर्नर और साथ में रिजर्व बैंक के सभी डिप्टी गवर्नर अपने पदों के कारण बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हिस्सा होते हैं। दूसरी प्रकार के सदस्य होते हैं नामित सदस्य, जो कि सरकार द्वारा इस बोर्ड में नामित किए जाते हैं। नामित सदस्यों की हम बात करें तो नामित सदस्यों में 2 सदस्य वित्त मंत्रालय के द्वारा नामित किए जाते हैं। 2 सदस्य वित्त मंत्रालय द्वारा नामित किए जाते हैं और ये 2 सदस्य वित्त मंत्रालय के सेक्रेटरी रैंक के, सचिव रैंक के अधिकारी होते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार द्वारा 10 अन्य व्यक्ति भी डायरेक्टर के रूप में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में नामित किए जाते हैं। तो ये बात करी हमने पदेन सदस्य और नामित सदस्य। अब गवर्नर और डिप्टी गवर्नर को जैसे हमने पदेन सदस्य के रूप में देखा था, इसी तरह 4 अन्य व्यक्ति भी अपने पद के कारण बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सम्मिलित होते हैं। ये 4 व्यक्ति कौन होते हैं? ये 4 व्यक्ति रिजर्व बैंक के 4 लोकल बोर्ड्स, रिजर्व बैंक के देश में 4 लोकल बोर्ड्स स्थित हैं और इन लोकल बोर्ड्स के जो अध्यक्ष होते हैं वो भी अपने पद के कारण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हिस्सा होते हैं। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं 2 प्रकार के सदस्य बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में होते हैं। पहले प्रकार के सदस्य पदेन सदस्य होते हैं, अपने पद को धारित करने के कारण ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हिस्सा होते हैं, जिनमें रिजर्व बैंक के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर होते हैं। और रिजर्व बैंक के 4 लोकल बोर्ड जो कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई में स्थित हैं, इनके अध्यक्ष भी क्या होते हैं, अपने पद के कारण पदेन सदस्य होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के। इसके अतिरिक्त नामित सदस्य होते हैं। नामित सदस्यों में से 2 सदस्य वित्त मंत्रालय द्वारा नामित किए जाते हैं और वे वित्त मंत्रालय के सचिव रैंक के अधिकारी होते हैं, जबकि 10 जो अन्य डायरेक्टर हैं वो केंद्र सरकार द्वारा बोर्ड में नामित किए जाते हैं। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि 4 लोकल बोर्ड्स या स्थानीय बोर्ड जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सहायता प्रदान करते हैं अपने कार्यों में और क्षेत्रीय जो आवश्यकताएं हैं उससे अवगत कराते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। वे जो बोर्ड स्थित हैं देश में वो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई में स्थित हैं। प्रत्येक जो लोकल बोर्ड होता है उसमें 5 सदस्य होते हैं और ये 5 सदस्य अपने में से ही एक अध्यक्ष का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो इस प्रकार
हमने आरबीआई के इंट्रोडक्शन के बाद में देखा कि आरबीआई का संचालन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसके द्वारा किया जाता है उसका गठन क्या होता है, लोकल बोर्ड्स आरबीआई के क्या होते हैं। अब चलते हैं हम आरबीआई के कार्यों की तरफ, आरबीआई के फंक्शन की तरफ। तो आरबीआई के फंक्शंस या कार्यों की बात करें तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण इसका जो कार्य है वो है सभी प्रकार की जो करेंसी होती है, सभी प्रकार की जो मुद्रा होती है उसको जारी करना, उसकी प्रिंटिंग करना और उसका साथ में उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना, उसका वितरण करना आरबीआई का एक कार्य है। अगले कार्य के बारे में बात करें तो जितनी भी विदेशी मुद्रा से तात्पर्य है विदेशी करेंसी, फॉरेन करेंसी जो भारत में मौजूद है, उस फॉरेन करेंसी को रखने वाली जो संस्था होती है वह भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होती है। तो ये इसका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य। तीसरा कार्य देखें तो ये सरकार और बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है। आइए इसे समझते हैं, सरकार और बैंकों के बैंक के रूप में ये किस प्रकार कार्य करता है। बैंकों के बैंक के रूप में इसलिए ये कार्य करता है क्योंकि हमारे देश में जितने भी सरकारी बैंक हों चाहे वे निजी बैंक हों, उनके ऊपर नियंत्रण रखने संबंधी, उनका अधीक्षण या सुपरविजन करने संबंधी कार्य और जरूरत के समय उन्हें सहायता करने का जो कार्य किया जाता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। इसी कारण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों का बैंक कहा जाता है। दूसरा, ये सरकार का बैंक भी कहलाता है। क्यों? क्योंकि सरकार को जब धन की आवश्यकता पड़ती है, ऋण की आवश्यकता पड़ती है, तो उस समय ये सरकार को पैसा उपलब्ध कराता है। तो इसीलिए इसे सरकार का ऋण प्रबंधक, सरकार का बैंक या डेप्ट मैनेजर ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। अगला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है इसका वह है मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति का निर्माण। मौद्रिक नीति देश में महंगाई को नियंत्रण में रखने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बनाई जाने वाली एक नीति होती है। क्या होती है, कैसे इसके द्वारा महंगाई का नियंत्रण किया जाता है, ये एक अलग क्लास में हम समझेंगे। फिलहाल हम आरबीआई के कार्यों के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है उसका वह है मौद्रिक नीति का निर्माण करना। तो ये कुछ कार्यों के बारे में हमने बात करी जो कि आरबीआई के हैं। अब ऋण प्रबंधक की हमने बात की थी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऋण प्रबंधक के रूप में, सरकार के ऋण प्रबंधक या डेप्ट मैनेजर के रूप में कार्य करता है। तो जब ये डेप्ट मैनेजर के रूप में कार्य करता है तो उसी के साथ साथ ये एक अन्य कार्य भी कर रहा होता है और वह कार्य होता है जितने भी बैंक हैं वो जिस दर पर ऋण देते हैं, जिसे कि हम क्या कहते हैं, ब्याज दर कहते हैं, उस पर नियंत्रण करने का कार्य भी ये एक तरफ कर रहा होता है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि दो प्रकार के कार्य, एक तरफ तो सरकार के लिए कम ब्याज दर पर ऋण जुटाने का कार्य कर रहा होता है और एक तरफ स्वयं ही ब्याज दर को निर्धारित करने वाला कार्य ये कर रहा होता है। इससे हितों में टकराव होने की स्थिति बन जाती है क्योंकि विपरीत प्रकार के कार्य यहां कर रहा है। ऋण जुटाने वाला व्यक्ति ही क्या कर रहा है, ऋण की ब्याज दर निर्धारण करने वाला कार्य कर रहा है। तो इस स्थिति से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या हितों में टकराव की स्थिति बनती है। कैसे बनती है? ऋण प्रबंधक के नाते आरबीआई क्या चाहेगा कि सस्ते से सस्ती दर पर सरकार के लिए क्या करे, ऋण का इंतजाम करे, ऋण की व्यवस्था करे। लेकिन दूसरी ओर ये ब्याज दरों में निर्धारण करने का कार्य भी करता है। तो हो सकता है कि ब्याज दरों को ये इसी इच्छा के अनुसार, इसी कार्य के अनुसार निर्धारित कर दे। तो इसी कारण कहा गया है कि यहां पर हितों में टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। अब साहब, हितों में टकराव या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की जब स्थिति पैदा हुई तो सरकार ने कुछ कमेटीज इस समस्या के को सुलझाने के लिए कुछ कमेटी, कुछ समितियों का क्या किया, गठन किया समय समय पर, ताकि इस बारे में उपाय सुझाए जा सकें। और ऐसी ही कुछ कमेटियां थी। जहांगीर अजीज कमेटी इस संदर्भ में बनी, रघुराम राजन नाम से एक कमेटी इस संदर्भ में बनी और साथ ही साथ FSLRC ने भी इस संबंध में कुछ उपाय सुझाए। और ये उपाय क्या थे? इन सभी कमेटीज ने क्या उपाय सुझाए कि सरकार के लिए जो ऋण प्रबंधन करने का कार्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है उसको क्या कर देना चाहिए, ब्याज दर निर्धारण का जो कार्य है उससे अलग करते हुए एक अलग से संस्था बना देनी चाहिए, एक अलग से एजेंसी बना दी जानी चाहिए जो कि सरकार के लिए ऋण प्रबंधन करने का कार्य करे। और इन सिफारिशों को मानते हुए ऐसी एक संस्था PDMC, पब्लिक डेप्ट मैनेजमेंट सेल के नाम से 2016 में सरकार द्वारा स्थापित कर दी गई। तो इस प्रकार हमने देखा कि
क्या क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के महत्वपूर्ण कार्य थे और उन कार्यों को करते हुए जब कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या हितों में टकराव की स्थिति बनी तो उसके उपाय किस प्रकार से सरकार द्वारा किए गए। अगली क्लास में हम फिर से मिलते हैं और आरबीआई का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य हमने यहां देखा था मौद्रिक नीति, उसके बारे में हम अगली क्लास में बात करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।